गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेम रासुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने किसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो पिछले नंबर पे आपका इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्स से संबंधित जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं। तो पहले नंबर पर जो इंसेक्ट पेस्ट लगता है मस्टर्ड में, उसका नाम है मस्टर्ड एफिड। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है लिफाफिस एरिसाइमी होता है, यानी कि मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम लिफाफिस एरिसाइमी होता है। एफिडेटी फैमिली बिलोंग करता है। ऑर्डर यह हेमिप्टेरा होता है, इसका ऑर्डर जो होता है वो हेमिप्टेरा। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ nymph एंड एडल्ट सक द सेल साइड फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम इन्फ्लोरेसेंस आर डेवलपिंग पॉट्स, यानी कि इसके nymph और एडल्ट दोनों ही सेल साइड को सक करने का काम करते हैं। और यह सेल साइड कहाँ से सक करते हैं? तो यह लीफ से भी सेल से सक कर सकते हैं, स्टेम से भी सक कर सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस से भी सक करते हैं, और जितने भी डेवलपिंग पार्ट होते हैं या फिर विकसित होने वाले पार्ट्स होते हैं उनसे भी ये सेल सेप को सक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लीव्स एक्वायर एक कर्ली अपीयरेंस है, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं वो कर्ली अपीयरेंस की दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीड पैथोजेनेटिकली में बी प्रोड्यूस्ड 55 जनरेशन इन ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष 45 जनरेशन प्रोड्यूस होते हैं। किसके? तो पार्थेनोजेनेटिकली, यानी कि जो एक मस्टर्ड एफिड्स के जो ब्रीड्स होते हैं पार्थेनोजेनेटिकली एक साल में 45 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो मस्टर्ड का एफिड होता है यह एक साल में 45 जनरेशन्स को पार्थेनोजेनेटिकली तरीके से प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ मस्टर्ड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका। तो पहले नंबर पे इमिडाक्लोप्रिड की, यानी इमिडाक्लोप्रिड 200 SL की 100 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन आपका ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल @ 625 ml पर लीटर, यानी पर हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए, मस्टर्ड के एफिड को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल की 625 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एप्लीकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ प्रीडेटर लेडी बर्ड बीटल कॉक्सिनेला सेप्टेम पंक्टेटा, यानी कि लेडी बर्ड बीटल के, यानी कि इसके मैनेजमेंट के लिए, यानी कि मस्टर्ड के एफिड को मैनेजमेंट करने के लिए प्रीडेटर का यूज करते हैं। प्रीडेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो लेडी बर्ड बीटल का प्रयोग करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम कॉक्सिनेला सेप्टेम पंक्टेटा होता है, सेप्टेम पंक्टेटा होता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे कौन सा इंसेक्ट आता है? तो मस्टर्ड में लगने वाला जो दूसरा इंसेक्ट है उसका नाम पेंटेड बग होता है। पेंटेड बग का साइंटिफिक नेम बारग्रेटा क्रूसीफेरम होता है, यानी कि बारग्रेटा क्रूसीफेरम होता है। फिर से पेंटेड बग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पेंटेड बग का साइंटिफिक नेम बारग्रेटा क्रूसीफेरम होता है। यह किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पेंटाटोमेडी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो पेंटाटोमेडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है? तो इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा होता है। बोथ nymph एंड एडल्ट सक सेल सैप फ्रॉम लीव्स एंड पॉट्स, यानी कि लीव्स और पॉट्स से सेल सैप को सक करने का काम इसका nymph और एडल्ट दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द nymph एंड एडल्ट बग्स आल्सो सीक्रेट ए सॉर्ट ऑफ रेजिनस मटेरियल्स विच स्पॉइल्स द पॉट्स, यानी कि इसके nymph और एडल्ट जो बग्स होते हैं वह साठ रेजिनस मटेरियल को एक्सक्रेट करने का काम करते हैं, जो कि स्पॉइल्स होता है किस पर? पॉट्स पर, यानी कि स्पॉइल्स द पार्ट, जो कि पार्ट्स को मारने का काम या फिर पार्ट्स को मारने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर विंटरिंग ऑफ एडल्ट स्टेज अंडर द हिप्स ऑफ ड्राइड ऑयल सीड प्लांट्स लाइंग इन फील्ड्स, यानी ओवर विंटरिंग ऑफ एडल्ट स्टेज, यानी कि एडल्ट स्टेज की ओवर विंटरिंग के अंतर्गत, यानी ओवर विंटरिंग ऑफ एडल्ट स्टेज अंडर हिप्स ऑफ ड्राइड ऑयल सीड प्लांट्स लाइंग इन फील्ड्स, यानी कि फील्ड्स में जो सीड्स प्लांट हैं। फिर से ओवर विंटरिंग यानी विंटर के समय में जो इसके एडल्ट स्टेज होता है यह हिप्स के अंतर्गत आता है ऑफ ड्राइड ऑयल सीड प्लांट्स, जो कि ड्राइड ऑयल सीड प्लांट्स से संबंधित होता है, जो कि फील्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए एक पैरासिटाइड का प्रयोग करते हैं जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ग्रायोन स्पीसीज होता है। यानी कि पेंटेड बग को कंट्रोल करने के लिए एक पैरासिटाइड का प्रयोग करते हैं जिसका नाम ग्रायोन स्पीसीज होता है। स्प्रे किसका करते हैं, तो इसके केमिकल के रूप में मेलाथियान 50 सीसी की 1 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाता है। तीसरे नंबर का जो इंसेक्ट पेस्ट होता है उसका नाम है मस्टर्ड साप्लाई। इसका साइंटिफिक नेम एथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा होता है। यानी कि मस्टर्ड साप्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मस्टर्ड साप्लाई का साइंटिफिक नेम एथेलिया लुजेंस प्रोक्सिमा होता है। और यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो 10(3) नीडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि मस्टर्ड साप्लाई किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मस्टर्ड साप्लाई जो होता है वो 10(3) नीडी फैमिली बिलोंग करता है। आर्डर कौन सा होता है, तो हाइमेनोप्टेरा आर्डर होता है। डैमेज डन बाय लार्वी, यानी कि यह इसका लार्वा जो होता है वो डैमेज करने का काम करता है। यानी मस्टर्ड साप्लाई को डैमेज करने का काम कौन सा करता है, तो इसका लार्वा करता है। बीच आर डार्क ग्रीन और यह बहुत ही गहरे रंग का होता है। यानी कि बहुत ही गहरे हरे रंग का होता है। एंड हैव 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल प्रोलेक्स, और इस पे 8 जोड़ी जो होता है वो एब्डोमिनल प्रोलेक्स पाया जाता है। प्रोलेक्स ऑफ मस्टर्ड साप्लाई इज विदाउट क्रोचेज, यानी कि मस्टर्ड साप्लाई का जो प्रोलेक्स होता है वो बिना क्रोचेज के साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट है क्या, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिसमम। यानी सिसमम में जो अगला इंसेक्ट यानी कि अगला है, पूरा हेडिंग में चेंज हो गया है। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिसमम यानी सिसमम का इंसेक्ट पेस्ट पहले नंबर पे क्या लगता है, तो तिल हाकमोथ लगता है। यानी कि इन सिसमम में जो पहला इंसेक्ट पेस्ट लगता है उसका नाम तिल हाकमोथ है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो एक्रोनिस्टियास्टिक्स होता है। ये स्फिंगिडी फैमिली बिलोंग करता है और आर्डर इसका लेपिडोप्टेरा होता है। फिर से तिल हाकमोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो तिल हाकमोथ का साइंटिफिक नेम एक्रोंटियास्टिक्स होता है। फिर से तिल हाकमोथ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो तिल हाकमोथ का साइंटिफिक नेम एक्रोंटियास्टिक्स होता है और यह स्फिंगिडी फैमिली बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा होता है। दिस इंसेक्ट इज वेरियसली नोन एज हाकमोथ, यानी कि इस इंसेक्ट को विभिन्न प्रकार से जाना जाता है। यानी कि एक तो हाकमोथ से नाम से जाना जाता है, इसी को स्फिंक्स मोथ के नाम से भी जानते हैं, इसी को जो है डेड हेड के नाम से भी जानते हैं, यानी डेड हेड मोथ के नाम से भी जानते हैं। बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के आधार पर इसे हम डेथ हेड मोथ के नाम से भी जानते हैं। एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें जो होता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थोरेक्स हैज ए प्रोमिनेंट डेथ हेड मार्क ऑन द प्रोथोरेक्स, यानी कि इसका जो थोरेक्स होता है यह प्रोमिनेंट, यानी थोरेक्स हैज ए प्रोमिनेंट डेथ हेड मार्क ऑन द प्रोथोरेक्स, यानी इसका जो थोरेक्स होता है यानी कि इसके थोरेक्स के प्रोथोरेक्स पर जो होता है डेथ हेड मार्क जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मोथ आर स्विफ्ट फ्लायर्स, यानी कि इसका जो मोथ होता है यह स्विफ्ट फ्लायर होता है। यानी कि इसका जो मोथ होता है यानी कि जो तिल हाकमोथ जो होता है यह इसमें स्विफ्ट फ्लायर पाया जाता है। एंड ऑफन मेक हाक लाइक डार्ट्स, और इसमें जो होता है वो हाक लाइक का डार्ट्स भी बन जाता है। टू ए सोर्स ऑफ लाइट एट डस्क, यानी कि जो कि एक डस्क का लाइट सोर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, तो अगले पॉइंट पे दिया है क्या, तो देखते हैं अगले पॉइंट पे क्या दिया है। फुल ग्रोन कैटरपिलर which measures about 5 centimeter in length, 1 centimeter width after retracts and look like a sphinx, यानी कि फुल ग्रोथ कैटरपिलर, यानी कि जब कैटरपिलर का फुल ग्रोथ हो जाता है तो यह लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई में दिखाई देता है। 1 सेंटीमीटर विड्थ, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऑफन रिट्रैक्ट्स एंड लुक लाइक ए स्फिनिक्स, और रिट्रैक्ट्स के बाद इसकी चौड़ाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर तक हो जाती है और यह स्फिनिक्स के समान ही दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, द हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन ऑन द हाइंड लेग ऑफ द एब्डोमेन इज कॉप्सिक्यूसियस, यानी कॉन्स्पिक्यूसियस होता है। यानी द हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन ऑन द हाइंड लेग, यानी कि इसका जो हाइंड लेग होता है यह इस पर हॉर्न लाइक का प्रोजेक्शन दिखाई देता है। किस पर, तो एब्डोमेन के हाइंड लेग पर, यानी एब्डोमेन के हाइंड लेग पे जो हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन होता है वो कॉन्स्पिक्यूसियस रूप में दिखाई देता है।
नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगता है, तो हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगता है, तो स्वीट पोटैटो में जो इंसेक्ट पेस्ट लगता है उसका नाम है स्वीट पोटैटो हॉर्न्ड कैटरपिलर, यानी कि स्वीट पोटैटो में जो इंसेक्ट पेस्ट लगता है वो पहले नंबर पर आता है स्वीट पोटैटो हॉर्न्ड कैटरपिलर। इसका साइंटिफिक क्या होता है, तो एग्रियस कॉन्वॉल्वुलस होता है, यानी कि स्वीट पोटैटो हॉर्न्ड कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम एग्रियस कॉन्वॉल्वुलस होता है। किस फैमिली बिलोंग करता है, तो यह स्पिंगिडी फैमिली बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है, तो यह इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होता है। लार्वा विथ प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एनल हॉर्निंग, यानी कि इसका जो लार्वा यानी कि लार्वा विथ प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एनल हॉर्निंग, यानी कि इसका लार्वा जो होता है वो एनल हॉर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उपस्थित रहता है। दूसरे नंबर पर आता है स्वीट पोटैटो बेबल। स्वीट पोटैटो बेबल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो साइलस फर्मिकेरियस होता है क्या, और एपियोनियोडी फैमिली से बिलोंग करता है। और ऑर्डर क्या होता है, तो कोलियोप्टेरा होता है। फिर से स्वीट पोटैटो बेबल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो स्वीट पोटैटो बेबल का साइंटिफिक नेम साइलस फर्मिकेरियस होता है। या एपियोनियोडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका कोलियोप्टेरा होता है। नेक्स्ट है इट इज ए पेस्ट ऑफ बॉथ इन फील्ड एंड स्टोरेज, यानी कि यह पेस्ट जो होता है वो फील्ड और स्टोरेज दोनों ही कंडीशंस में पाया जाता है। कौन, स्वीट पोटैटो बेबल। नेक्स्ट हेडिंग दिया पॉलीफेगस पेस्ट, यानी कि अगले हेडिंग में दिया है पॉलीफेगस पेस्ट। तो डिस्कस अबाउट पॉलीफेगस पेस्ट का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। पॉलीफेगस पेस्ट में पहले नंबर पर आता है रेड हेरी कैटरपिलर, यानी पॉलीफेगस पेस्ट के अंतर्गत क्या आता है, तो पॉलीफेगस पेस्ट के अंतर्गत रेड हेरी कैटरपिलर आता है। इसका साइंटिफिक नेम एम्सेक्टा मूरी होता है, यानी कि रेड हेरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेड हेरी कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम एम्सेक्टा मूरी होता है। यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आर्किटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और ऑर्डर कौन सा आता है, तो इसका ऑर्डर जो होता है वो लेपिडोप्टेरा होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेड हेरी कैटरपिलर। बॉडी ऑफ कैटरपिलर इज कवर्ड विद द न्यूमरस लॉन्ग हेयर्स राइजिंग फ्रॉम द फ्लैशी ट्यूबर्स, यानी फ्लैशी ट्यूबर्स, यानी कि इसका यानी कि रेड हेरी कैटरपिलर का जो बॉडी होता है वह न्यूमरस लॉन्ग हेयर्स के साथ ढका होता है। एराइजिंग फ्रॉम द फ्लेशी ट्यूबर्स, जो कि फ्लेशी ट्यूबर से निकला हुआ लॉन्ग हेयर्स होता है, यानी कि यह फ्लेशी ट्यूबर से निकला हुआ न्यूमरस लॉन्ग हेयर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट द इंटायर एब्डोमेन इज स्कारलेट रेड, यानी कि जो संपूर्ण एब्डोमेन होता है, यानी कि पॉलीफेगस यानी कि रेड हेरी कैटरपिलर का जो संपूर्ण एब्डोमेन होता है वो स्कारलेट रेड कलर का होता है। देयर आर ब्लैक बैंड्स एंड डॉट्स ऑन द एब्डोमेन, जो कि ब्लैक बैंड्स के साथ और इसके एब्डोमेन पर जो है बहुत सारे डॉट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फीड ऑन ग्रेगेरियसली एंड एज दे ग्रो ओल्डर मोल्ट 6 टाइम्स, यानी कि यह किस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है, तो यह ग्रीगेरियसली तरीके से भोजन को प्राप्त करता है। एंड एज दे ग्रो ओल्डर मोल्ट 6 टाइम्स, और यह इसमें मोल्टिंग जो होता है कितने प्रकार से होता है, तो एंड एज दे ग्रो ओल्डर मोल्ट 6 टाइम, और यह पुराने यानी कि इसमें मोल्टिंग कितने प्रकार से होती है, तो 6 टाइम इसमें मोल्टिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फीड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ खरीफ सीजन, यानी कि जो रेड हेरी कैटरपिलर होते हैं यह खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार की वेजिटेशंस को खाने का काम करते हैं, यानी कि खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार की वेजिटेशंस को खाने का काम कौन करता है, तो ये रेड हेरी कैटरपिलर करता है। नेक्स्ट पॉइंट फुल ग्रोन कैटरपिलर प्रीफर्स टू ईट द ग्रोविंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि फुल ग्रोन कैटरपिलर्स, यानी कि फुल ग्रोन जो कैटरपिलर्स होते हैं यह प्लांट्स के ग्रोविंग पॉइंट को खाने का काम करते हैं। द कैटरपिलर आर वेओरेसियस डिफोलिएटिंग द प्लांट्स, यानी कि जो इसका कैटरपिलर्स होता है यह प्लांट के वोरेसियस डिफोलिएटिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग ए सेवर अटैक द कैटरपिलर्स इन बैंड्स डिस्ट्रॉइंग फील्ड्स आर फील्ड आफ्टर फील्ड, यानी कि ड्यूरिंग ए सेवर अटैक, यानी कि बहुत जब इसका बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है तो उस समय कैटरपिलर्स जो होता है वो फील्ड्स के बाद यानी कि बैंड्स, यानी कि कैटरपिलर्स इन बैंड्स डिस्ट्रॉइंग फील्ड्स है, यानी कि इसके कैटरपिलर जो होता है वो बैंड्स के रूप में फील्ड में डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। आफ्टर फील्ड यानी फील्ड के बाद, यानी फील्ड को पूरी तरह से, यानी ड्यूरिंग ए सेवर अटैक द कैटरपिलर्स इन बैंड्स डिस्ट्रॉइंग फील्ड आफ्टर फील्ड, यानी कि फिर से जब इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है तो उस समय कैटरपिलर को जो है बैंड्स के रूप में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फील्ड आफ्टर फील्ड इज डिवास्टेटिंग बाय द मूविंग आर्मी ऑफ कैटरपिलर्स, यानी कि जो फील्ड आफ्टर फील्ड होता है या बहुत ही डिवास्टेटेड होता है, यानी कि फील्ड आफ्टर फील्ड, यानी कि फील्ड के बाद जो फील्ड होते हैं वो बहुत ही डिवास्टेटेड या फिर
हानिकारक या फिर खतरनाक होते हैं। बाय द मूविंग आर्मी ऑफ कैटरपिलर्स इन द ईयर्स ऑफ ईयर ऑफ सेवर इन्फेस्टेशन दे मे बी ए कंप्लीट फेल्यूर ऑफ द खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए रेड हेरी कैटरपिलर इमेज विद रेनफॉल मानसून, यानी कि रेड कैटरपिलर यानी कि हेरी कैटरपिलर इमर्ज विथ रेनफॉल ऑफ मानसून। सो इनिशियल स्टेज of larva can be managed by digging trenches around the field and dusted methyl parathion 2% dust। फिर से हेरी कैटरपिलर इमर्ज विथ रेनफॉल ऑफ मानसून, यानी कि जब मानसून में रेनफॉल होता है तो उसी के साथ हेरी कैटरपिलर जो होता है वो इमर्ज होता है। कब इमर्ज होता है, तो यह इनिशियल स्टेज पर इमर्ज होता है, यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ लार्वा, यानी कि लार्वा की इनिशियल स्टेज पर मानसून के रेनफॉल के साथ यह इसके जो हेरी कैटरपिलर होते हैं वो इमर्ज होते हैं। कैन बी मैनेज्ड बाय डिगिंग ट्रेंचेज, यानी कि इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे गड्ढे खोदे जाते हैं। किसके, तो जो फील्ड क्रॉप्स होता है, यानी फील्ड क्रॉप्स के चारों तरफ जो होते हैं खाई खोदी जाती हैं बरसात के सीजन में इसकी लार्वा को ख़त्म करने के लिए। डस्टेड मिथाइलियन पैराथियन 2% डस्ट, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए डस्ट मिथाइल पैराथियन की 2% डस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेशंस आर फील्ड वेयर इन्फेस्टेशन कैन बी सीन डस्ट क्यूनल्फाज @8% @25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर से वेजिटेशंस आर फील्ड, यानी कि जो वेजिटेशंस है या फिर फील्ड को जहाँ पर, यानी कि जिस वेजिटेशंस पे इनका इन्फेस्टेशन है या फिर जिस फील्ड में इसका इन्फेस्टेशन है उस पर यदि दिखाई देते हैं तो उस पर डस्ट क्विनल्फास की 1.5% मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करके नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डाइक्लोरोवास 100 EC @600 ml इन 500 लीटर वाटर प्रति हेक्टेयर, यानी कि डाइक्लोरोवास का 100 EC मात्रा 625 ml 500 पानी में मिला, यानी 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वा कैन बी किल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मिथाइल पैराथियन @0.2% डस्ट @25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि लार्वा कैन बी किल्ड, यानी कि इसके लार्वा को मारने के लिए मिथाइल पैराथियन यानी कि 0.2% मात्रा डस्ट 0.2% डस्ट की मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाकर एप्लीकेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वाइट ग्रब, अगले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे वाइट ग्रब आता है। वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम होलोट्रेगिया कंसनगुनिया होता है। दूसरे नंबर का कौन सा है इंसेक्ट, दूसरे नंबर पे आपका वाइट ग्रब आता है। वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम होलोट्रेगिया कंसनगुनिया होता है। फैमिली इसकी मेलोलोन्थिडी होती है, यानी कि मेलोलोन्थिडी इसकी फैमिली होती है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, तो कोलियोप्टेरा होता है। पॉलीफेगस फीड ऑन ऑल खरीफ क्रॉप्स, यानी कि वाइट ग्रब एक प्रकार का पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है जो कि सभी प्रकार के खरीफ क्रॉप्स को खाने का काम करता है, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सिसमम हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया। यानी कि वाइट ग्रब एक प्रकार का पॉलीफेगस इंसेक्ट होता है जो कि सभी प्रकार के खरीफ क्रॉप्स को खाने का काम करता है, जैसे कि ग्राउंडनट आपका खरीफ क्रॉप हो गया, बाजरा खरीफ क्रॉप होता है, ज्वार भी खरीफ क्रॉप होता है, एंड सिसमम भी खरीफ क्रॉप होता है, कॉटन भी खरीफ क्रॉप होता है, और शुगर केन भी आपका खरीफ क्रॉप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डैमेज डन बाई ग्रब इन द फील्ड क्रॉप एंड बाई द एडल्ट्स इन ट्री, यानी कि वाइट ग्रब का जो डैमेज होता है ग्रब के द्वारा फील्ड में, यानी फील्ड क्रॉप्स में ग्रब के द्वारा डैमेज होता है, जबकि पौधों में जो होता है इसके एडल्ट की तरह डैमेज होता है। फिर से डैमेज डन बाय ग्रब इन द फील्ड क्रॉप, यानी कि फील्ड क्रॉप्स में ग्रब्स के द्वारा इसमें डैमेज किया जाता है, जबकि पौधों में जो है इसके एडल्ट के द्वारा जो है वो डैमेज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रब जिसे हम लार्वा के नाम से जानते हैं इज सी शेप्ड एंड, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी कि वाइट ग्रब का जो लार्वा होता है या फिर वाइट ग्रब का जो ग्रब होता है इसका आकार कैसा होता है, तो सी शेप्ड का होता है। फीड ऑन रूट्स ऑफ प्लांट मोर सिवियरली इन सैंडी सॉइल्स, यानी कि सैंडी सॉइल्स में, यानी फिर से द ग्रब लार्वा इज सी शेप्ड एंड फीड ऑन रूट्स ऑफ प्लांट मोर सिवियरली इन सैंडी सॉइल्स, यानी कि जो ग्रब होता है या फिर लार्वा होता है इसका आकार जो होता है वो सी शेप का होता है और यह प्लांट्स के रूट को बहुत ही ज़्यादा खाने का काम करता है, यानी कि सैंडी सॉइल्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लांट के रूट्स को खाने का काम करता है। कौन, तो ग्रब का लार्वा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रब या फिर लार्वा, द डैमेज काज्ड बाई ग्रब इज सो मच so that entire standing crop is destroyed, thereby necessitating the
रिजोविंग इन फील्ड्स फिर से डैमेज बाई ग्रब यानी ग्रब के द्वारा जो डैमेज किया जाता है इज सो मच सो दैट इंटायर स्टैंड क्रॉप, इसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार की जो खड़ी फसल होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। देयर बाई नेसेसिटेटिंग द रीसोविंग इन फील्ड्स, जिसके कारण यानी कि इसके अटैक के कारण जो पूरी फसल होती है वो पूरी फसल ही खत्म हो जाती है, इसीलिए फील्ड में फिर से बुआई करनी पड़ती है इसके डैमेज के बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स वाइट ग्रब हैज posed such as serious and alarming situations in the country that it had been designated as national pest, यानी कि नेशनल यानी कि वाइट ग्रब को जो है कि यानी कि वर्तमान समय में वाइट ग्रब को नेशनल पेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ वर्ष पहले के दौरान वाइट ग्रब जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेस्ट के रूप में स्थान ले लिया है एंड अलार्मिंग सिचुएशन इन द कंट्री, और भारत में इसका अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिल रहा है। दैट हैज़ बीन डिजाइनेटेड, इसीलिए इसे नेशनल पेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट द प्लांट डैमेज्ड बाय द ग्रब गिव्स ए विल्टेड अपीयरेंस एंड फाइनली सी ड्राइज आउट, यानी कि जो प्लांट्स डैमेज होता है यानी कि द प्लांट डैमेज्ड बाय द ग्रब यानी कि वाइट ग्रब के द्वारा जो प्लांट डैमेज होते हैं यह क्या प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्ट अपीयरेंस एंड फाइनली ड्राइड आउट, यानी कि यह बिल्ट के अपीयरेंस को प्रदान करते हैं और अंत में जो ड्राइड आउट होते हैं वह भी सिम्टम्स इसी में दिखाई देता है। इन केस ऑफ सेवर ग्रब इन्फेस्टेशन क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड एंड इन्फेस्टेड प्लांट्स इजिली अपरूटेड, यानी कि इन केस ऑफ सेवर ग्रब इन्फेस्टेशन क्रॉप यानी कि बहुत ही ज़्यादा जब ग्रब के द्वारा यानी कि इन केस ऑफ सेवर ग्रब इन्फेस्टेशन यानी कि ग्रब के द्वारा जब बहुत ही ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाता है फसलों में तो फसल जो होती है पूरी नष्ट हो जाती है। एंड इन्फेस्टेड प्लांट्स इजिली अपरूटेड, और जो इससे प्रभावित प्लांट्स होते हैं वो आसानी से ही अपरूटेड हो जाते हैं, यानी कि उनका रूट से पूरी तरह से कनेक्शन खत्म हो जाता है। फिर से इन केस ऑफ सेवर ग्रब इन्फेस्टेशन क्रॉप यानी कि जब से यानी ग्रब का जब बहुत ही ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है फसलों पर तो पूरी फसल ही जो होता है इनके केस में नष्ट हो जाती है, और इन्फेस्टेड प्लांट्स जो होता है वो आसानी से यानी कि इन्फेस्टेड प्लांट्स इजीली अपरूटेड, और इसके जो इन्फेस्टेड प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही इजीली अपरूटेड भी हो जाते हैं। द फुल ग्रोन ग्रब मूव डाउन डीपर इन द सॉइल इन सर्च ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर प्यूपेशन, यानी कि फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फुल ग्रोन ग्रब मूव डाउन डीपर इन द सॉइल इन सर्च ऑफ मॉइस्चर एंड प्यूपेशन, यानी कि यह अपने अंडा को देने के लिए और मॉइस्चर को खोजने के लिए बहुत ही गहराई में सॉइल में यह चले जाते हैं। यानी कि द फुल ग्रोन ग्रब यानी कि जो पूरी तरह से ग्रो कर चुके जो ग्रब्स होते हैं यह अपने प्यूपेशंस के लिए या फिर अंडा देने के लिए यानी अपने प्यूपा को देने के लिए या फिर अंडा देने के लिए या फिर मॉइस्चर को खोजने के लिए सॉइल में बहुत ही गहराई तक चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट द ग्रब कंस्ट्रक्टेड एन इथर्नल सेल, यानी कि जो ग्रब होते हैं ये एक प्रकार के इथर्नल सेल को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। बीच इज पासेज से क्यूसेंट आर प्री प्यूपल स्टेज, यानी कि वाइट ग्रब में एक इथर्नल सेल कंस्ट्रक्ट होता है या फिर इथर्नल सेल बना होता है जो कि क्यूसेंट या फिर प्री प्यूपल स्टेज को पास करने का काम करता है। फिर से द ग्रब कंस्ट्रक्टेड एन इथर्नल सेल, यानी कि वाइट ग्रब में एक इथर्नल सेल बना होता है जो कि क्वीसेंट या फिर प्री प्यूपल स्टेज को पास करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर प्री मानसून रेन या फिर फर्स्ट शोवर ऑफ मानसून्स द एडल्ट कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल्स एंड काज डैमेज टू ट्री ड्यूरिंग नाइट, यानी कि मानसून आने के पहले यानी कि आफ्टर प्री मानसून रेन, यानी कि मानसून आने के पहले या फिर मानसून के प्रथम यानी कि प्रथम दिखाई देने पे यानी कि सर्वप्रथम मानसून दिखाई देने पे यानी कि मानसून आने से पहले या फिर मानसून के दिखाई देने पर इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो सॉइल से बाहर आ जाते हैं और फिर रात्रि के समय जो होते हैं पूरी फसल को ही डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एग्स आर लेड इन सिंगली इन लूज मॉइस्टली सैंडी और सैंडी लोम सॉइल्स ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी एग्स आर लेड इन सिंगली इन लूज मॉइस्ट सैंडी और सैंडी लोम सॉइल्स ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के आने यानी कि मानसून के शुरुआत में यानी मानसून के शुरुआत होने पर सैंडी लोम सॉइल्स में या फिर लूज मॉइस्ट सैंडी सॉइल्स में यह अकेले ही अंडे को अपने देने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
द grubs feed on the roots and rootlets of almost all types of खरीफ क्रॉप्स, यानी कि इसके क्रॉप्स जो होते हैं या रूट्स को भी खाने का काम करते हैं और रूट के अलावा भी विभिन्न प्रकार के खरीफ फसलों को खाने का काम करते हैं। फिर से रूट फीड यानी कि ग्रब फीड्स ऑन द रूट एंड रूटलेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के खरीफ क्रॉप्स के रूटलेट्स एंड रूट को खाने का काम कौन करता है, तो यह वाइट क्रब ही करता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटल्स ड्यूरिंग नाइट विथ द हेल्प ऑफ लाइट ट्रैप, यानी लाइट ट्रैप की सहायता से रात्रि के समय बीटल्स को जो है कलेक्ट करके उसको नष्ट कर देना चाहिए। फिर से लाइट ट्रैप की सहायता के साथ रात्रि के अवधि में यानी रात्रि के समय में इसके बीटल को कलेक्ट करके फिर उसको नष्ट कर देना चाहिए। और दूसरा कंट्रोल की मेजरमेंट क्या है, तो दूसरा मैनेजमेंट कहता है समर प्लाउइंग टू एक्सपोज द हाइबरनेटिंग स्टेजेज, यानी कि हाइबरनेटिंग स्टेजेज को एक्सपोज करने के लिए समर प्लाउइंग करना चाहिए, जिसे हम सॉइल सोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, जिससे इसके जो एक सॉइल लार्वा होते हैं और प्यूपा होते हैं या फिर वाइट क्रब जो होते हैं वो सॉइल में पड़े रहते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन स्टैंडिंग क्रॉप सॉइल एप्लीकेशन ऑफ 4 लीटर क्लोरपायरीफास 20 EC एट द रेट 4 लीटर प्रति हेक्टेयर, यानी कि खड़ी फसलों में सॉइल एप्लीकेशन के तौर पे क्लोरोपायरीफास 20 EC की 4 लीटर मात्रा को 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है प्रयोग करके इसको हम नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया है, तो एप्लीकेशन ऑफ क्विनाल्फास 25 EC, जिसे हम इकालुक्स के नाम से जानते हैं, 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो होता है इसका प्रभाव बहुत ही प्रभाव करता है। यानी एप्लीकेशन ऑफ क्विनाल्फास यानी क्विनाल्फास 20 यानी क्विनाल्फास 25 EC के एप्लीकेशन, यानी कि फिर से एप्लीकेशन ऑफ क्विनाल्फास 25 EC, यानी जिसका ट्रेड नेम इकालुक्स होता है, यानी कि क्विनाल्फास 25 EC की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एप्लीकेशंस करने से यह बहुत ही प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट विथ क्लोथियानिडिन या फिर दांतोस्तु एट द रेट 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इज वेरी इफेक्टिव, यानी कि इसके सीड ट्रीटमेंट विथ क्लोथियानिडिन या जिसका ट्रीटमेंट दांतोस्तु होता है। फिर से जब इसका जिस फील्ड में इसका यानी कि जहाँ पर इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है तो उस फील्ड के लिए इसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसके साथ, तो क्लोथियानिडिन के साथ जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसका ट्रीटमेंट दांतोस्तु होता है, जिसकी 4 से 6 किलोग्राम यानी जिसकी 4 से 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम के हिसाब से बहुत ही प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फोरेट 10G एट द रेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बिफोर सोइंग, यानी कि बुआई से पहले फोरेट 10G की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एप्लीकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट विथ क्लोरपायरीफास एट द रेट 2 ml पर किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट करने से, यानी कि सीड ट्रीट विथ क्लोरपायरीफास 2 ml पर किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट करने, यानी कि 1 किलोग्राम ग्राउंडनट के कर्नल्स को सीड यानी कि 1 किलोग्राम ग्राउंडनट के कर्नल्स के सीड को ट्रीट करने के लिए क्लोरोपायरीफास की 2 ml मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट द एडल्ट कैन बी ब्रॉट अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड बाय ए फंगस मेटाराइजियम एनिसोफिलिया, यानी कि द एडल्ट कैन बी ब्रॉट अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड, यानी कि जो इसका एडल्ट होता है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड के अंतर्गत आता है। फिर से द एडल्ट कैन बी ब्रॉट अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड बाय ए फंगस माता राइजियम एनिसोफिलिया होता है, यानी कि माता राइजियम एनिसोफिलिया फंगस के द्वारा बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत इसके एडल्ट को जो होता है वो लाया जाता है। नेक्स्ट है अगले पॉइंट पे दिया है क्या, तो लोकस्ट फैमिली, तीसरे नंबर पे दिया है लोकस्ट फैमिली किससे संबंधित होता है, तो एक्रिडिडी फैमिली बिलोंग करता है और ये ऑर्डर क्या होता है, तो आर्थोप्टेरा होता है, यानी कि लोकस्ट जो फैमिली होता है, यानी लोकस्ट जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लोकस्ट जो होता है वो एक्रिडिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होता है, तो आर्थोप्टेरा होता है। लोकस्ट बिलोंगिंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि लोकस्ट बिलोंगिंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि इंडिया लोकस्ट जो होता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, जो कि नीचे विभिन्न प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो
पहले नंबर पे दिया है बॉम्बे लोकस्ट। बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नेम पंतेंगा सक्सिंक्टा होता है, यानी सक्सिंक्ट होता है। फिर से पैंटेंगा पतंगा यानी पंतंगा। बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नेम पंतंगा सक्सिंक्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बॉम्बे लोकस्ट मोस्टली कन्फाइंड टू गुजरात एंड तमिलनाडु, यानी कि इसको विस्तृत रूप से कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो इसको विस्तृत रूप से कन्फाइंड किया गया या फिर पहचाना गया है गुजरात एंड तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ब्रीड ड्यूरिंग मानसून इन द वेस्टर्न घाट्स एंड हैज ओनली वन ब्रूड इन ए ईयर, यानी कि इट्स ब्रीड ड्यूरिंग मानसून इन द वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट में मानसून के दौरान इसकी ब्रीड ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एंड हैज़ ओनली वन ब्रूड इन ए ईयर, यानी कि एक वर्ष में केवल एक ही ब्रूड इससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइग्रेटरी लोकस्ट दूसरे नंबर पर आता है माइग्रेटरी लोकस्ट। माइग्रेटरी लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो माइग्रेटरी लोकस्ट का साइंटिफिक नेम लोकस्टा माइग्रोटेरिया होता है, माइग्राटोरिया होता है। फिर से माइग्रेटरी लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो माइग्रेटरी लोकस्ट का साइंटिफिक नेम लोकस्टा माइग्रेटोरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू माइग्रेटरी लोकस्ट, मेनली क्या होता है? तो मेनली अकर्स इन राजस्थान एंड गुजरात, यानी मुख्यतः यह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो राजस्थान एंड गुजरात में देखने को मिलता है। इट ब्रीड्स ट्वाइस इन ईयर, यानी कि इसका जो ब्रीड होता है ये एक साल में 2 बार जो है प्रोड्यूस होता है। विंटर स्प्रिंग एक तो ब्रीडिंग करता है। अकर्स इन पाकिस्तान, यानी कि यह पाकिस्तान में जो है कब अकर्स होता है? तो यह पाकिस्तान में विंटर स्प्रिंग ब्रीडिंग करता है, जबकि राजस्थान एंड गुजरात में यह समर मानसून में ब्रीडिंग कर रहा है। यानी कि यह 2 प्रकार से, यानी कि एक वर्ष में, यानी कि जो माइग्रेटरी लोकस्ट होता है वो एक साल में 2 बार ब्रीडिंग करता है। एक तो आपका पाकिस्तान में विंटर स्प्रिंग में ब्रीडिंग करने का काम करता है, और राजस्थान एंड गुजरात में जो होता है वो समर मानसून के रूप में, यानी समर मानसून के समय ब्रीडिंग करने का काम करता है। इट में हैव मेनी ब्रूड्स इन ए ईयर, यानी कि ये इसमें जो है एक साल में बहुत सारे ब्रूड्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो है एक साल में बहुत सारे ब्रूड्स पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आता है? तो डिजर्ट लोकस्ट। तीसरे नंबर पर डिजर्ट लोकस्ट आता है। डिजर्ट लोकस्ट का साइंटिफिक नेम सिस्टोसेरका ग्रेनेरिया होता है, यानी कि डिजर्ट लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो डिजर्ट लोकस्ट का साइंटिफिक नेम सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया होता है। दिस इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल लोकस्ट, यानी कि सभी प्रकार के लोकस्ट में देखा जाए तो सर्वाधिक खतरनाक कौन सा होता है? तो आपका डिजर्ट लोकस्ट ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? द एडल्ट ऑफ दिस स्पीसीज अकर्स इन 2 फेजेज, यानी कि इसका जो एडल्ट होता है वो निम्नलिखित 2 फेजेज में पाया जाता है, यानी कि इसका जो एडल्ट होता है वो निम्नलिखित 2 स्टेज में पाया जाता है। कौन कौन सा स्टेज है? तो एक तो आपका सोलेटरी फेज है, दूसरा आपका ग्रीगेरियस फेज होता है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी में। तो इसकी यानी कि इसके एडल्ट की निम्नलिखित 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, यानी कि फिर से इसके एडल्ट की निम्नलिखित 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, यानी द एडल्ट्स ऑफ दिस स्पेसीज अकर्स इन 2 फेजेज, यानी कि इसके एडल्ट्स की जो स्पेसीज होती हैं वो 2 फेजेज में विभाजित रहती हैं। पहले नंबर पर आपका सोलेटरी फेज होता है, दूसरे नंबर पर ग्रीगेरियस फेज होता है। तो सोलेटरी फेज में आपका सोलिटेरिया आता है, यानी कि सोलेटरी फेज में सोलिटेरिया आता है। वेयर इन द इंसेक्ट रिमन स्कैटर्ड, यानी कि वेयर इन यानी जहाँ पर इंसेक्ट जो होता है वो स्कैटर्ड रूप में पाया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पे ग्रीगेरियस फेज आता है, इसी को हम ग्रीगेरिया के नाम से जानते हैं। वेयर इन द इंसेक्ट कॉन्ग्रीगेट्स निम्स एंड एडल्ट, यानी कि वेयर इन द इंसेक्ट कॉन्ग्रीगेट्स निम्फ एंड एडल्ट, यानी ग्रीगेरियस फेज में क्या होता है? तो ग्रीगेरियस फेज में आपका ग्रीगेरिया आता है। वेयर इन द इंसेक्ट कॉन्ग्रीगेट्स निम्फ एंड एडल्ट। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री यानी किसका? तो इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो डिस्कस अबाउट लाइफ हिस्ट्री। मैटिंग अकर्स बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर येलो एडल्ट्स, यानी कि मैटिंग अकर्स बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर येलो एडल्ट्स, यानी कि इसमें जो मैटिंग होता है यह सेक्सुअली मैच्योर येलो एडल्ट्स के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग लेइंग स्टार्ट आफ्टर 8 to 24 आवर्स ऑफ मैटिंग, यानी कि मैटिंग के 8 से 24 घंटे बाद यह अंडा देना स्टार्ट कर देता है। ए सिंगल फीमेल कैन बी अप टू 500 एग इन अबाउट 5 एग पॉड्स आर कैप्सूल, यानी कि एक सिंगल जो फीमेल होता है यह कैप्सूल या फिर यानी कि एक सिंगल फीमेल कैन
ले अप टू 500 eggs इन अबाउट 5 egg pod आर कैप्सूल्स, यानी कि एक सिंगल फीमेल जो होती है लगभग 500 अंडे को देने का क्षमता रखती है। इन अबाउट 5 egg pods आर कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल इंसर्ट हर लॉन्ग ओविपोजिटर, यानी कि फीमेल इंसर्ट्स हर लॉन्ग ओविपोजिटर इन सैंडी सॉइल्स टू बोर ए होल 2 to 4 इंच डीप, यानी कि इसका जो फीमेल होता है यह अपने लॉन्ग ओविपोजिटर के द्वारा सैंडी सॉइल्स में 2 से 4 इंच गहराई पर एक होल बनाता है जहां पर यह अंडा देने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि सॉइल में होल बनाकर यह अंडा देता है। कहाँ, कितना गहराई तक? 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक। द समर ब्रीडिंग अकर्स ड्यूरिंग जून सितंबर, यानी कि इसमें जो समर ब्रीडिंग होता है वो कब दिखाई देता है? तो जून से सितंबर तक दिखाई देता है, जो कि मानसून। इन द क्विसेंट एग्स आर हैच्ड आउट द निम्फल पीरियड, यानी कि मानसून, यानी कि द समर ब्रीडिंग अकर्स ड्यूरिंग जून से सितंबर, यानी कि समर ब्रीडिंग वाले जो लोकस्ट होते हैं, यानी कि समर ब्रीडिंग वाले जो लोकस्ट होते हैं यह जून सितंबर में निकलने का काम करते हैं, यानी कि यह जून सितंबर में दिखाई देते हैं। कब? मानसून के समय। और यह एग से हैच हो जाते हैं निम्फल पीरियड, यानी कि इसका निम्फल पीरियड भी जो होता है वो, यानी कि यह एग से हैच होकर यह निम्फल पीरियड के रूप में निकलते हैं अबाउट 12 से 15 डेज। फिर से, द समर ब्रीडिंग अकर्स ड्यूरिंग सितंबर, जून टू सितंबर, यानी कि जो समर ब्रीडिंग वाले लोकस्ट होते हैं वह जून से सितंबर महीने में या फिर मानसून के सीजन में दिखाई देते हैं। इन दीज क्विसेंट एग आर हैच्ड आउट एंड निम्फल पीरियड इज अबाउट 12 से 15 दिन, और इसका निम्फल पीरियड जो होता है वो 12 से 15 दिन का होता है। विथिन द पीरियड इमरजेंस इन 5 निम्फल इन स्टार्स, और विथिन दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के दौरान जो है यह इसमें 5 प्रकार के निम्फल इन स्टार्स जो होते हैं वो इमर्ज देखने को मिलते हैं या फिर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, विथिन द पीरियड ऑफ 1 मंथ निम्फल स्टेज इमर्जेज इनटू एडल्ट्स, यानी कि विथिन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि एक मंथ निम्फल स्टेज के पीरियड के साथ ही यह एडल्ट के रूप में दिखाई देता है। फिर से, विथिन द पीरियड ऑफ 1 मंथ निम्फल स्टेज इमर्ज इनटू एडल्ट, यानी कि एक मंथ निम्फल स्टेज के पीरियड के साथ ही यह एडल्ट के रूप में इमर्ज हो जाता है। नेक्स्ट है, डैमेज की बात करते हैं तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट आर काजेज डैमेज, यानी कि इसके निम्फ और एडल्ट दोनों ही जो होता है वो हानि पहुंचाते हैं फसलों को। होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो इसका जो होस्ट प्लांट होता है मेनली पॉलीमिलेट होता है, सुगरगम होता है, मेज होता है, बट बीइंग पॉलीफेगस नेचर, यानी कि यह इसमें पॉलीफेगस नेचर पाया जाता है। इज ईट ऑन ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन एक्सेप्ट ए फ्यू नेमली आक, नीम, धतूरा, जामुन एंड सीसम, यानी कि यह पॉलीफेगस पेस्ट पाया जाता है, यानी कि लोकस्ट जो होता है एक प्रकार का पॉलीफेगस पेस्ट होता है। यह सभी प्रकार के वेजिटेशंस को खाने का काम करता है, जैसे आपका पॉलीमिलेट हो गया, सोरगम हो गया, मेज हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे जो होते हैं क्रॉप्स को खाने का काम करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है ना कि कुछ वेजिटेशंस को छोड़कर यह खाता है, जैसे ओक को छोड़ देता है, नीम को नहीं खाता है, धतूरा को नहीं खाता है, जामुन को नहीं खाता है एंड शीशम को नहीं खाता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार की वेजिटेशंस होती हैं उनको यह खाने का काम करता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो एक कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द डीप समर प्लाउइंग और फ्लडिंग, यानी कि गर्मी के महीनों में खेत में पानी भर दिया जाता है चाप के एकदम, या फिर समर प्लाउइंग या फिर सॉइल सल्वराइजेशन के द्वारा इसके अंडे को जो है नष्ट किया जा सकता है। कब? गर्मी के महीने में, क्योंकि यह 4 से 5 सेंटीमीटर तक जो होता है वो गहराई पर या फिर 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर अंडा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, द निम्फ आर द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो निम्फ होता है बहुत ही खतरनाक स्टेज माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज एट सेकेंड एंड थर्ड निम्फल स्टेज की स्टेज वेयर पेस्ट पॉपुलेशन कैन बी चेक्ड, यानी कि क्योंकि इसके सेकेंड और थर्ड, यानी कि इसका जो सेकेंड एंड थर्ड निम्फल स्टेज होता है यह की स्टेज माना जाता है किसके लिए? तो पेस्ट के पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ए ट्रेंच कैन बी डग अराउंड द ब्रीडिंग फील्ड्स ऑफ लोकस्ट, यानी कि जो ब्रीडिंग यानी लोकस्ट का जो ब्रीडिंग फील्ड होता है उसके चारों तरफ जो होता है एक खाई को खोदा जाता है, सो दैट व्हेन निम्स इमर्ज दे कैन बी बोरिड अंडर सॉइल्स आर मिथाइल पैराथियन, जिसके कारण उस ट्रेंच में इसके जो निम्फ होते हैं वो आसानी से गिर जाएं। फिर इसके बाद नहीं इससे मान रहा है तो फिर 2% जो होता है मिथाइल पैराथियन का प्रयोग करते हैं डस्ट के रूप में इसको मारने के लिए, यानी इसके निम्फ को मारने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो व्हेन इन्फेस्टेशन स्टार्ट ऑन फील्ड क्रॉप्स आर वेजिटेशन अराउंड द फील्ड डस्ट मिथाइल पैराथियन 2% और मैलाथियन 5% और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ऑन फील्ड क्रॉप्स इंक्लूडिंग फील्ड बोरर बॉर्डर्स एंड वेजिटेशन ऑफ नॉन क्रॉप एरिया। यानी कि व्हेन इन्फेस्टेशन स्टार्ट ऑन फील्ड क्रॉप्स, यानी कि जब फसलों पर, यानी कि जब फील्ड के क्रॉप्स पर इसका इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो जाए या फिर दिखाई देने लगे, तो उस समय वेजिटेशंस के चारों तरफ या फील्ड के वेजिटेशंस के चारों तरफ जो है डस्ट का प्रयोग करना चाहिए। डस्ट के रूप में मिथाइल पैराथियन की कितनी मात्रा है, तो 2% मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। फिर मैलाथियन की 5% मात्रा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फील्ड में प्रयोग फील्ड क्रॉप्स में इसका प्रयोग करना चाहिए, इंक्लूडिंग फील्ड फॉडर्स एंड वेजिटेशन ऑफ नॉन क्रॉप एरिया। यानी कि जो नॉन क्रॉप एरिया का वेजिटेशन होता है या फिर जो नॉन क्रॉप एरिया का जो फील्ड बॉर्डर्स होता है उनके चारों तरफ इसका एप्लीकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है क्या, तो अगले पॉइंट पे दिया है क्या, टर्माइट दिया। चौथे नंबर पे टर्माइट दिया। टर्माइट का साइंटिफिक नेम ओडोटोरबस होता है। ये टर्मिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर इसका आइसोप्टेरा होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, तो इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।